हाय, मेरा नाम है अजय और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। देन उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे इन पे। कैसे ऑपरेशन? मैथमेटिकल ऑपरेशन, सम ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफरेंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इससे इम्पॉर्टेंट कुछ और की पॉइंट है हमारे, जैसे कांस्टेंट, कि कांस्टेंट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है वेरिएबल, और थर्ड की पॉइंट है हमारा कांस्टेंट्स वेरिएबल। तो हम थे कांस्टेंट पे। इट इज अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू विच डज नॉट चेंज। मतलब कांस्टेंट एक ऐसा वैल्यू है जो कि फिक्स्ड होता है, नहीं चेंज होता है। एग्जाम्पल में हमारा 5 में हमारे पास कुछ 5 क्वांटिटी है। 6 मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है कि हमारे पास 6 क्वांटिटी या 6 अमाउंट है। नेक्स्ट है हमारा वेरिएबल। इट इज अ सिंबल यूज टू डिनोट अननोन और चेंजेबल वैल्यू। ऐसे वैल्यू जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं या फिर वो वैल्यू चेंज होते जा रहे हैं, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सिंबल का यूज करते हैं और उस सिंबल को हम बोल रहे हैं कि वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल एक सिंबल है और इस सिंबल का हम यूज किस लिए कर रहे हैं? अननोन या फिर चेंजेबल वैल्यू को डिनोट करने के लिए। एग्जाम्पल क्या हो गए? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, और ऐसे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। हम इनको सिंबल से डिनोट करते हैं। थर्ड है हमारा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल वैल्यू का प्रोडक्ट को हम बोलते हैं ये है कांस्टेंट्स वेरिएबल। ठीक है। कांस्टेंट मतलब ऐसा जिसका वैल्यू फिक्स हो, चेंज नहीं हो। अगर वो वैल्यू चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे वेरिएबल, और वेरिएबल को हम डिनोट करने के लिए सिंबल का यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा कांस्टेंट वेरिएबल। ये है प्रोडक्ट कांस्टेंट का और वेरिएबल का, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये है कांस्टेंट वेरिएबल। नाउ अब हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले कि ये कांस्टेंट वेरिएबल कैसे होते हैं। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास। आपके क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। आपके क्लास में स्टूडेंट के नंबर कितने हैं? हो सकता है 45 हो। तो पूरे साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके क्लास में वो 45 रहेंगे। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यू है जो कि बदलेगा नहीं, पूरे साल 45 रहेंगे। अब यहाँ पे वेट ऑफ ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट का वेट कितना होगा? हो सकता है किसी एक का होगा 50 केजी, किसी का होगा 40 केजी, किसी का होगा 30 केजी, किसी का होगा 60 केजी वेट। तो वेट जो है एक स्टूडेंट का, फिर वेट ऑफ ईच स्टूडेंट, वो डिफरेंट होता जा रहा है, तो वो हमारा वेरिएबल में आएगा। यहाँ पे वेट हमारा हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट है तो वो वेरिएबल में आएगा। पर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है एक क्लास में 45 स्टूडेंट, ये तो एक फिक्स वैल्यू है कि जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 45 है, लेकिन वेट यहाँ पे बदलता जा रहा है स्टूडेंट बाय स्टूडेंट। तो इसको हमने बोला कि एक वेरिएबल क्वांटिटी है। क्या? वेट ऑफ ईच स्टूडेंट, ये एक वेरिएबल वैल्यू है। नेक्स्ट इसी तरीके से हमारा एग्जांपल है डेट ऑफ बर्थ। किसी का डेट ऑफ बर्थ, जैसे 1 मार्च 2010। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2010 है या फिर 1 मार्च है, तो 1 मार्च ही रहेगा। अभी मेरा एज कितना होगा? अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2010 है तो एज अभी हमारा 10 ईयर होगा। नेक्स्ट अभी 2025 में 10 ईयर। नेक्स्ट 2026 में मेरा एज होगा 11 ईयर। नेक्स्ट 2027 में मेरा एज होगा 12 ईयर। तो जो मेरा एज है वो टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है। टाइम के साथ चेंज होता जा रहा है तो ये एज हमारा एक वेरिएबल वैल्यू है। पर जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो है 1 मार्च। तो क्या वो हमेशा 1 ही मार्च रहेगा? वो तो कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं 10 साल का रहूँ, 11 साल का हूँ या फिर 12 साल का हूँ, लेकिन जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 1 मार्च, वो तो 1 मार्च ही रहेगा। पर जो एज है मेरा वो चेंज होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है, तो वेरिएबल। और जो मेरा डेट ऑफ बर्थ वो फिक्स्ड है,
तो वो कांस्टेंट में आ गया कि मेरा डेट ऑफ बर्थ एक फिक्स्ड वैल्यू है। वैसे ही एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, तो ये एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। नंबर ऑफ अ डे इन अ वीक फिक्स्ड क्वांटिटी है तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है। अब टेम्परेचर इन ईच डे या फिर टेम्परेचर इन अ वीक, एक वीक में टेम्परेचर हो सकता है किसी दिन 38 हो, किसी दिन 40 हो, किसी दिन 45 हो, तो टेम्परेचर इन अ वीक वेरिएबल हो जाएगा, पर नंबर ऑफ डे इन अ वीक कांस्टेंट रहेगा। एक सप्ताह में 7 दिन ही रहेंगे, पर टेम्परेचर बदलता जाएगा डे बाय डे एक सप्ताह में, तो वो हमारा वेरिएबल वैल्यू में आ गया। अब इसी के साथ हम सीखते हैं कि एक्सप्रेशन हम कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल, मेरे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, मुझे नहीं पता कि कितना पेन है, मैंने अपने बैग में कुछ पेन रखा है, कितना रखा है मुझे नहीं पता, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल सिंबल लेंगे यानी एक्स, कि मेरे पास एक्स क्वांटिटी ऑफ पेन है, मेरे पास एक्स पेन है, ठीक है, और उसमें आपने मुझे 10 पेन दे दिया, आपने मुझे 10 पेन दिया, 10 पेन दिया, ये कांस्टेंट वैल्यू है, आपने 10 दिया तो वो 10 ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 10, और मेरे पास पहले से कितना पेन था ये मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का यूज़ किया एक्स का, और आपने मुझे कांस्टेंट क्वांटिटी में एक पेन दिया, 10 पेन दिया, तो ये हो गया 10, और ये जो हमारे पास चीज़ आ रहा है ये एक्स प्लस 10, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पेन है, और यही है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट इसी में हम एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ पेन है, मेरे पास कुछ पेन है, पर कितना है मेरे बैग में है वो मेरे को नहीं मालूम है, तो उसको हमने बोला कि एक्स है, और आपने मुझे मेरे पास जो भी पेन था उसके डबल से 5 एक्स्ट्रा पेन दिया, मेरे पास एक्स पेन है, मुझे नहीं पता कि मेरे बैग में कितने पेन है, और जितने भी है उसके डबल से 5 एक्स्ट्रा पेन आपने मुझे दिया, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 2 टाइम ऑफ एक्स, मेरे पास एक्स पेन था उसका डबल दिया आपने और प्लस 5 दिया, ये जो आया ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम थोड़ा डेफिनेशन के साथ समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए जिस क्वांटिटी के बारे में आप जानते हैं जो फिक्स्ड है उसके लिए तो कांस्टेंट यूज करेंगे, जिसके बारे में नहीं जानते या फिर जो बदल रहा है उसके लिए वेरिएबल का यूज करेंगे। ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्चुअल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। और यहाँ पे भी आप देखिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट है, उसके साथ एक वेरिएबल है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ कलेक्शन होगा किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का, या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का। अब हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ कांस्टेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट वेरिएबल विथ अ मैथमेटिकल साइन लाइक प्लस और माइनस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक कलेक्शन है, किसका कलेक्शन है, कांस्टेंट वेरिएबल का, या फिर कांस्टेंट्स वेरिएबल और कांस्टेंट का, मतलब एक कलेक्शन। हमने पीछे एक्सप्रेशन लिखा था ये एक्स प्लस 10 की, मेरे पास कुछ क्वांटिटी ऑफ पेन है, आपने मुझे 10 पेन और दिया, मेरे पास कितना पेन था मुझे नहीं मालूम था, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल एक्स लिया, आपने मुझे एक फिक्स्ड वैल्यू में पेन दिया, उसके लिए हमने कांस्टेंट लिया 10। अब ये जो बना एक्स प्लस 10 यही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें क्या है, कांस्टेंट है प्लस वेरिएबल है और मैथमेटिकल साइन के साथ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे ये है कांस्टेंट वेरिएबल की, आपने मुझे मेरे पास जितना भी पेन था उसके डबल से 5 एक्स्ट्रा दिया, मेरे पास एक्स पेन था उसके डबल से 5 एक्स्ट्रा दिया, 2x प्लस 5 पेन दिया। यहाँ पे क्या है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, कांस्टेंट वेरिएबल है और यहाँ पे कांस्टेंट है, और इसी के कलेक्शन को तो हम बोल रहे हैं कि ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यहाँ तक बात क्लियर हुई, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे कि हमारा टर्म क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पे x प्लस 10, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x प्लस 10, इसमें ये किस चीज़ से बना हुआ है, इस साइड में हमारा एक x है जो कि वेरिएबल है, और इस साइड में 10 है जो कि कांस्टेंट है। अब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है साइन के इस साइड में x, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये है वेरिएबल, और इस साइड में एक पार्ट है जिसको हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट, और इसी पार्ट को हम बोलते हैं कि ये टर्म है, ये एक टर्म है,
ये भी एक टर्म है। आगे स्लाइड में हम समझते हैं और देखते हैं कि ये टर्म क्या है। ये रहा एक प्रॉपर डेफिनेशन कि टर्म क्या होता है। टर्म है पार्ट किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और ये सेपरेट है किससे, प्लस या फिर माइनस सिंबल से। पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल। यहाँ पे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें पार्ट कौन से हैं, एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये, जो कि प्लस के सिंबल के साइड में है, सेपरेटेड है। यहाँ पे जो 2x है ये हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है, इसको हम बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वेरिएबल एक टर्म है। यहाँ पे ये हमारा एक कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट क्या है, एक टर्म है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे ये x है, ठीक है। ये x एक वेरिएबल तो है, वेरिएबल के साथ ये एक टर्म भी है, ठीक है। वैसे ही 5 एक टर्म है, और कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब जब भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे होंगे तो हम उनके साइन के अगल बगल में देखेंगे कि उसके क्या क्या, मतलब उससे सेपरेटेड क्या लिखे हुए हैं। यहाँ पे 2x लिखा हुआ है तो इस 2x को हम बोल रहे हैं कि एक टर्म है, कैसा टर्म है, कांस्टेंट वेरिएबल। यहाँ पे 5 लिखा हुआ है प्लस के इस साइड में, राइट साइड में, इसको हम बोले कि एक कांस्टेंट है, ये एक टर्म भी है। वैसे ही x प्लस 5, यहाँ पे x हमारा एक वेरिएबल है और प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में है, प्लस सिंबल के लेफ्ट हैंड साइड में है, जिसको हम बोले कि एक वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे 5 राइट हैंड साइड में है तो इसको हम बोल रहे हैं कि एक टर्म है, पर कैसा है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से एक आपको आइडिया मिल रहा हो कि जो हमारा टर्म है, या तो वेरिएबल वैल्यू को भी हम टर्म बोल सकते हैं, या तो हम कांस्टेंट वैल्यू को भी टर्म बोल सकते हैं कि एक टर्म है, या तो हम कांस्टेंट वेरिएबल वैल्यू को भी, कांस्टेंट्स वेरिएबल वैल्यू को भी हम बोल सकते हैं कि ये एक टर्म है। टर्म का मतलब समझ में आ रहा है कि ये एक पार्ट है किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और ये सेपरेट होगा प्लस या फिर माइनस सिंबल के साथ। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख लिया जाए, 2x प्लस 3 माइनस का z। अब यहाँ पे देखा जाए, ये नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखा जाए ये 2x हमारा प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये एक टर्म है, कैसा टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म है। यहाँ पे 3, ये भी एक टर्म है, कैसा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये z भी एक टर्म है, और कैसा टर्म है, वेरिएबल टर्म है। तो टर्म या तो वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल भी हो सकता है। और इस एक्सप्रेशन में हमारे पास टोटल कितने टर्म है, 1 2 3, तो टोटल में 3 टर्म है। ये बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि टर्म या तो कांस्टेंट हो सकता है, या तो वेरिएबल हो सकता है, या तो कांस्टेंट वेरिएबल हो सकता है। इसको पहचानेंगे कैसे, प्लस या माइनस सिंबल के अगल बगल में ये सेपरेटेड होगा। अब यहाँ पे सीख लेते हैं टर्म को कैलकुलेट करना, कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म को कैसे कैलकुलेट करते हैं। वीडियो पॉज है या फिर प्ले, हाँ प्ले मोड में है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 z। एक मिनट, हाँ ठीक हो गया। यहाँ पे हमें पहचानना है कि इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म है। प्लस के इस साइड में ये एक टर्म है, ठीक है। प्लस के इस साइड में 4, ये भी एक टर्म है। यहाँ पे 8z, ये भी एक टर्म है, कैसा टर्म है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म है, ये है कांस्टेंट टर्म, और ये भी है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल टर्म। तो यहाँ पे टोटल में 3 टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये, 3 टर्म। वैसे ही यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस का y प्लस का 4z स्क्वायर। अब यहाँ पे देखा जाए, एक टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म है हमारा 9, तीसरा टर्म है हमारा y, और चौथा टर्म है 4z स्क्वायर। एक टर्म ये, एक टर्म ये है एक टर्म, ये है एक टर्म, ये भी है एक टर्म, और ये भी है एक टर्म। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास
टोटल हमारे पास 4 टर्म हो गए, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टर्म हो गए। टर्म को कैसे पहचानना है, सिंबल को देखेंगे, प्लस माइनस के सिंबल के अगल बगल में क्या पार्ट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो टोटल में हमारे पास 4 टर्म हो गए। वोल्टेज फ्लक्चुएट कर नाउ अब हम समझेंगे कि ये कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट क्या है, एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, इट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट appear alongside a variable or term in an expression। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 2x² प्लस 4 माइनस 3z। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर हमसे पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या होगा। कोफिशिएंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये किसके पास दिखेगा, या तो वेरिएबल के बगल में मल्टीप्लाई होता हुआ दिखेगा या तो किसी एक टर्म में दिखेगा। जैसे हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि x² का कोफिशिएंट क्या है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में x² कहाँ है, यहाँ पे 2x² इस टर्म में है, ठीक है। इस x² के साथ मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर है, हाँ 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² 2 हो जाएगा। जिसका भी कोफिशिएंट पूछा है उसको पहले हम देखेंगे। जैसे कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पे z पूछ दिया जाए कि z का कोफिशिएंट क्या है, तो पहले हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखेंगे कि z कहाँ पे है। z यहाँ पे माइनस का 3z। अब इस z को जरा सर्कल कर लिया जाए तो z के साथ क्या है, 3 है, पर क्या +3 है या -3 है, माइनस का 3 है मल्टीप्लीकेशन में z के साथ। तो जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना होगा तो हम उस टर्म को ढूंढेंगे, या फिर जिस टर्म का कोफिशिएंट पूछा है x², या फिर जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा हुआ है उस वेरिएबल के साथ हम देखेंगे कि उस वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या है, जो भी होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ पे एक और है एक्सप्रेशन हमारा, 3x² प्लस 9 माइनस 12z प्लस 44ab। उस साइड आपको दिख रहा है, हाँ इस साइड में विजुअल है। यहाँ पे अगर पूछा जाए हमसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, z, ab कि x के कोफिशिएंट कितना है, z के कितना है और ab के कितना है। अब देखिए हमसे पूछा है किसका, कोफिशिएंट ऑफ x, तो पहले हम उस टर्म को ढूंढेंगे जिसमें x है। कहाँ है, यहाँ पे है, x नहीं है, x² है, तो हम यहाँ पे x² कर लेते हैं कि x² का कोफिशिएंट कितना होगा। हमने देखा कि इस टर्म है जहाँ पे x² है, ठीक है। x² के साथ हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन में 3 है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² 3 हो जाएगा। सेम उसी टाइप z का कोफिशिएंट पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ z इसमें कहाँ पे है, z वाला टर्म ये है, ठीक है। अब z के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, z के साथ मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 12 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा माइनस का 12, ठीक है। z के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन में माइनस का 12 मल्टीप्लिकेशन में, तो कोफिशिएंट माइनस का 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है ab कहाँ पे है, यहाँ पे है 44ab। ab के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 44, तो कोफिशिएंट ऑफ ab इज 44, ठीक है। जब भी हमें कोफिशिएंट निकालना है तो सबसे पहले उस चीज मतलब जिस वेरिएबल का x² का पूछा तो x² वाला टर्म ढूंढेंगे और उस x² के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कि वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। z का पूछा है तो z वाला टर्म ढूंढेंगे और z के साथ जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन -12, तो -12 हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ z। ab का पूछा था, ab वाला टर्म ये रहा 44 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पे 44 हम हो गया हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसके साथ हम थोड़ा और क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है और किस बेसिस पे किया जाता है। 2 बेसिस होते हैं, पहला होता है हमारे टर्म के बेसिस पे, दूसरा होता है डिग्री के बेसिस पे, लेकिन यहाँ पे हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो टर्म के बेसिस पे करेंगे। तो इस स्लाइड पे चलते हैं।
हमें क्लासिफिकेशन पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जाए। एग्जांपल 2x² प्लस का 3। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखा जाए, इसमें कितना टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो टोटल यहाँ पे टर्म कितना हुआ 2। अगर जिस एक्सप्रेशन में 1 होगा, अगर एक ही टर्म होगा, उसको हम बोलेंगे मोनोमियल है। पहला है टर्म के बेसिस पे हमारा ए नंबर है मोनोमियल, मोनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल में क्या होगा, सिर्फ एक टर्म होगा, ओनली वन टर्म, ठीक है, एक टर्म। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं मोनोमियल का, जैसे कि हमारे पास हो गया 5। हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है, वो है 5। नेक्स्ट कॉमा लगाया जा रहा है, यहाँ पे प्लस नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट अब हम लिख रहे हैं, नेक्स्ट हमारा हो गया 2x²। यहाँ पे देखिए वीडियो ऑन है या फिर, हाँ, 2x², 2x² एक ही टर्म है, प्लस माइनस का सिंबल कुछ नहीं है इसके अगल बगल में, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है। वो टर्म कौन सा है, कांस्टेंट वेरिएबल है, और इसको हम बोले कि एक टर्म है, तो ये एक मोनोमियल है। वैसे ही जेड एक वेरिएबल है या फिर सिंपली एक टर्म है, तो ये है हमारा मोनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको हम बोलते हैं कि वो है मोनोमियल। नेक्स्ट है हमारा बाइनोमियल, बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होगा, ओनली 2 टर्म, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म है, ओनली 2 टर्म। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, जैसे कि यहाँ पे 2x प्लस का 3, 2x प्लस का 3, ठीक है, 2x प्लस का 3 एक टर्म एक टर्म। यहाँ पे कितने, तो 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो ये क्या है, ये है बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म है, उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। एक और एग्जांपल 5xy प्लस z²। यहाँ पे आराम से देखा जाए कितना टर्म है, ये एक टर्म है, 5xy ये एक टर्म है, प्लस के इस साइड में एक टर्म है, प्लस के उस साइड में एक टर्म है, कितना है, तो 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो बाइनोमियल। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 टर्म हो, उनको हम बोलते हैं कि वो है बाइनोमियल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लिया जाए बाइनोमियल का, जैसे यहाँ पे हुआ x प्लस का 9, x प्लस का 9, इसमें टर्म कितना है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म है, तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये है बाइनोमियल, बाइनोमियल। 2 टर्म ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म हो, उसको हम बोलेंगे कि वो है बाइनोमियल। एक टर्म है तो मोनोमियल, ठीक है। अब इसके बाद हमारा सी आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स कितना टर्म होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए, 3 टर्म। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म हो, उसको हम बोलेंगे कि ट्राइनोमियल है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पे ले लेते हैं 2x प्लस का y प्लस का 5। यहाँ पे टर्म कितना है, एक ये टर्म है 2x, एक ये टर्म है y, एक ये टर्म है 5, तो यहाँ पे है 3 टर्म, 3 टर्म है, तो मतलब ट्राइनोमियल है। ऐसा एक्सप्रेशन जिनमें 3 टर्म हो, उसको हम बोल रहे हैं कि ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल ले लिया जाए 2x² प्लस का 5 माइनस का z। टर्म कितना है, 3 है, एक ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, 3 टर्म है, 3 टर्म मतलब ट्राइनोमियल, ठीक है। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो मोनोमियल, 2 टर्म हो बाइनोमियल, 3 टर्म हो ट्राइनोमियल, ठीक है। एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म हो तो ट्राइनोमियल, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब इसके सब बाद हम समझते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या होता है। इसके लिए थोड़ा पॉज, देन फिर नेक्स्ट स्लाइड में। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स होता है
2 से ज़्यादा। नोमियल मीन्स एक्सप्रेशन जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। एन, यहाँ पे एन है, मे बी आपको विजिबल हो रहा है। एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म, एक ऐसा अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म। 2 से ज़्यादा टर्म मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x² प्लस का y प्लस का 5। यहाँ पे टर्म कितना है, एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। यहाँ पे हमारा 3 टर्म है, ठीक है। 2 से ज़्यादा टर्म है, ठीक है। अब हमारे पास 2 से ज़्यादा टर्म है, 2 से ज़्यादा टर्म है, 2 से एक्स्ट्रा है, 2 प्लस है, 2 प्लस टर्म है और यहाँ पे 3 टर्म है। तो हमने बोला कि 3 टर्म होगा तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है। 2 से ज़्यादा है, 3 टर्म है, तो इसको हम पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा टर्म हो, 2 से ज़्यादा 3 है, एग्जैक्ट 3 है, ट्राइनोमियल भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली उसको पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसी में एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा x11x प्लस 4y माइनस 33z प्लस का 100। अब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे टर्म कितना है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और एक 4 टर्म। टोटल में है 4 टर्म। 4 टर्म मतलब 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है मतलब ये है एक पॉलिनोमियल, ठीक है। 1 2 3 4, 4 टर्म है मतलब 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा टर्म है तो पॉलिनोमियल। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें मोर देन 2 टर्म हो, 2 से ज़्यादा हो, मोर देन 2 टर्म हो, 2 से ज़्यादा टर्म है तो वो हमारा आ चुका पॉलिनोमियल में। अब थोड़ा सा एक और चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है उसको देख लेते हैं, इसके बाद ये क्लास लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 2x² प्लस का 3 माइनस 8z, ठीक है। और इधर में एक ले लेते हैं 2x माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 8z। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, 2x² प्लस का 3 माइनस का 8z अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक है, बिल्कुल है। मोर देन 2 टर्म है, मोर देन 2 टर्म है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, हाँ है, बिल्कुल पॉलिनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है मीन्स कांस्टेंट वेरिएबल का कलेक्शन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मोर देन 2 टर्म है, 2 से ज़्यादा टर्म है, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है तो इसको हम बोल रहे हैं पॉलिनोमियल है। पर इधर थोड़ा सा देख लिया जाए, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ अलजेब्रिक है, हाँ बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ये, यस डबल टिक के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म, 1 2 3, मोर देन 3 टर्म, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 से मोर देन 2 टर्म, 2 से ज़्यादा टर्म हो, 2 से ज़्यादा टर्म हो तो उसको हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल है, मोर देन 2 टर्म पॉलिनोमियल। पर ये ना पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, इसका रीज़न है कि जो हमारा x वेरिएबल है, यहाँ पे x का वेरिएबल या फिर x वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो निगेटिव है, निगेटिव एक्सपोनेंट है, इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मोर देन 2 टर्म होने के बावजूद भी ये पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसका जो एक्सपोनेंट है ये निगेटिव नंबर में है। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल या फिर किसी भी टर्म का जो एक्सपोनेंट है या फिर
वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है या फिर एक्सपोनेंट है, अगर वो निगेटिव नंबर में चला जा रहा है तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इस पे एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स का पावर -2 था इसलिए पॉलिनोमियल नहीं हुआ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे प्लस का 2 है, पावर में कुछ नहीं है 2 के सामने, इसका मतलब ये प्लस का 2 है, प्लस का 2 मतलब ये कि पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। (22y + 3z² - 11), ठीक है। 22x + y - 2 + 11, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया 3x - 3 प्लस का 4y माइनस का z। अब यहाँ पे थोड़ा देखना है, 22y, y का पावर, y का एक्सपोनेंट कितना है, कुछ नहीं दिख रहा तो 1 होगा। z², 3z², z का पावर प्लस का 2 है, ठीक है। -11, यहाँ पे अगर वेरिएबल कुछ होगा, x होगा या फिर y होगा या फिर z होगा, या फिर सिंपली यहाँ पे अभी नहीं है, होगा भी तो उसका पावर 0 था जो कि 1 बन चुका था, यहाँ पे नहीं है तो ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। यहाँ पे 22x, y का पावर -2, y का पावर निगेटिव है मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे 3x³ -3 पावर है, x का पावर -3 है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। आपको सिंपल सी चीज़ देखना है, अगर आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है और उसके वेरिएबल, किसी भी टर्म के वेरिएबल का वैल्यू या फिर किसी भी टर्म के वेरिएबल का जो पावर है वो निगेटिव नंबर में दिखे तो आप उसको आंख बंद करके कह दे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। मोर देन 2 टर्म पॉलिनोमियल है, पर एक चीज आपको याद रखना है कि वेरिएबल का पावर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, अगर निगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट शायद एक और चीज है हमारा लाइक टर्म, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये लेक्चर खत्म कर देंगे। लास्ट है हमारा ये लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है? लाइक टर्म आर टर्म दैट हैव अ सेम वेरिएबल रेज टू दैट सेम पावर, मतलब ऐसा एग्जांपल है। यहाँ पे एक टर्म है 99x, एक और टर्म ले लेते हैं 101x। अब यहाँ पे जरा देखा जाए 99x, 99 के साथ वेरिएबल हमारा क्या है x, x का पावर कितना है 1, 101 के साथ वेरिएबल क्या है x, x का पावर है 1, x का पावर 1, x का पावर 1, दोनों वेरिएबल जो है x x है और दोनों का पावर एक जैसा है तो हम इसको बोल रहे हैं कि ये है लाइक टर्म, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल ले लिया जाए 52xy, 11yx, ठीक है। या फिर xy ले लेते हैं, yx या xy, ऑर्डर xy लिखा हो या फिर yx है, ये एक ही चीज़ है, ऑर्डर से मतलब नहीं है, पहले x हो या फिर बाद में x हो, ये एक ही है, जैसा रहेगा एक ही टर्म में आएगा अगर दोनों का पावर सेम है तो। यहाँ पे 11xy, ठीक है। यहाँ पे xy है, यहाँ पे वेरिएबल xy है, x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, y का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1, सेम वेरिएबल है, ठीक है, और वेरिएबल का पावर सेम है तो ये आ जाएगा हमारा लाइक टर्म में। लाइक टर्म के लिए जो गिवन हमारे पास टर्म होना चाहिए उसके जो वेरिएबल होना चाहिए, दोनों में वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल का पावर भी सेम होना चाहिए। इस पे एक और यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी होता जाए हमें। 99 या फिर 9x² y, 11y² x, 44x y। अब इसमें लाइक टर्म कौन कौन सा है? 9 के साथ है x का पावर 2 y, ठीक है। यहाँ पे y का पावर 2 है और x का पावर कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है। x y, yx या xy एक ही चीज़ है, लेकिन y का पावर यहाँ पे 2 है, y का पावर 1 है तो ये तो लाइक टर्म होंगे नहीं। यहाँ पे आया जाए x का पावर 1,
यहाँ पे x का पावर 2, हाँ x का पावर 2, y का पावर 1, x का पावर 2, y का पावर 1, एक जैसा वेरिएबल एक्स वाई, x का पावर 2, x का पावर 2, y का पावर 1, y का पावर 1। तो ये दोनों है लाइक टर्म। ठीक है, ये लाइक टर्म ये दोनों नहीं है, क्योंकि यहाँ 9 के साथ x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है। तो लाइक टर्म का कंडीशन क्या था, दोनों में सेम वेरिएबल होना चाहिए, सेम वेरिएबल है मल्टीप्लिकेशन में, पर पावर यहाँ पे डिफरेंट है, x का पावर 2 है, x का पावर 1 है, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं होंगे, पर ये दोनों लाइक टर्म होंगे। ये दोनों लाइक टर्म नहीं है, नॉट लाइक टर्म, पर ये है लाइक टर्म। ये दोनों है लाइक टर्म और ये दोनों नहीं है लाइक टर्म। बात समझ में आ रही है? कुछ और इस पे कर लिया जाए, एक और दो। 55 x y स्क्वायर जेड कॉमा x y स्क्वायर जेड कॉमा 9x y जेड स्क्वायर कॉमा 11x स्क्वायर y जेड कॉमा 99x जेड स्क्वायर y। इसमें से लाइक टर्म कौन कौन सा है, इस साइड में सेपरेट करके लिख लेते हैं। नीचे थोड़ा बॉक्स में नीचे का एरिया आपको दिख रहा है, यहाँ तक क्या विजिबल है, नीचे तक हाँ विजिबल तो है, थोड़ा नीचे कर दिया जाए और विजिबल हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं एक्स वाई जेड, 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 सभी के लास्ट में एक्स वाई जेड है, पर x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, z का पावर 1 है। x का पावर 1 है, y का पावर 2 है, z का पावर 1 है। तो ये दोनों तो एक टर्म हो गए। 55x y स्क्वायर जेड और है x y स्क्वायर जेड, एक टर्म है, लाइक टर्म है। ये दोनों लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पे है हमारा एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई स्क्वायर जेड, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पे 1 हो सकता है। ठीक है, 1 ही है। नेक्स्ट है, ये दोनों तो हमारा एक जैसा हो गए, लाइक टर्म हो गए, ये है लाइक टर्म। आया इस पे 9x y जेड स्क्वायर, एक्स वाई जेड पर जेड का स्क्वायर है, तो लाइक टर्म में तो होगा नहीं। यहाँ पे जेड का स्क्वायर है, एक्स वाई का पावर 1 है, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये भी एक अलग टर्म है। यहाँ पे देखा जाए 99x जेड स्क्वायर वाई, यहाँ पे है हमारा जेड स्क्वायर, यहाँ पे भी है हमारा जेड स्क्वायर, तो ये दोनों है एक लाइक टर्म। 9x y जेड स्क्वायर और यहाँ पे भी है x y जेड और जेड स्क्वायर, ये है 99x y और जेड स्क्वायर, x का पावर 1 y का पावर 1 जेड का पावर 2, x का पावर 1 y का पावर 1 जेड का पावर 2, x y जेड स्क्वायर लिखे या फिर x जेड स्क्वायर y लिखे, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में है। बस हमें देखना है कि तीनों वेरिएबल है क्या, इसमें x y जेड वेरिएबल है, इसमें भी x y जेड वेरिएबल है, x का पावर 1 x का पावर 1, y का पावर 1 y का पावर 1, जेड का पावर 2 जेड का पावर 2, तो ये दोनों है लाइक टर्म, ये दोनों है लाइक टर्म, और ये हमारा कहाँ गया, ये बेचारा ये है अलग टर्म, इसका कोई पेयर नहीं है लाइक टर्म का। ठीक है, तो लाइक टर्म यहाँ से समझ में आ चुका कि जो भी हमारे पास टर्म है उसके लास्ट में देखेंगे कि कौन कौन सा वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ में उसका पावर भी देखेंगे। यहाँ पे वेरिएबल एक्स वाई जेड, यहाँ पे भी एक्स वाई जेड, पावर वाई स्क्वायर जेड का पावर 1 जेड का पावर 1 एक्स का पावर 1 एक्स का पावर 1। अगर पावर और वेरिएबल दोनों सेम हो दो टर्म में, तो उन दो टर्म को हम बोलते हैं कि वो लाइक टर्म है, दैट हैव अ सेम वेरिएबल रेज टू द सेम पावर। दोनों टर्म में सेम वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल जो सेम वेरिएबल है उनका पावर भी सेम होना चाहिए, तब उनको बोलेंगे कि लाइक टर्म। अब ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑपरेशन करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। कौन से ऑपरेशन, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का। तो कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
हाँ, इसका नोट्स कमेंट में नीचे मिल जाएगा। तो नेक्स्ट ऑल्टरनेट डे पे आपको इसका नोट्स भी बनाना है।